चलिए, मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारा डिस्कशन क्या है, आपको आइडिया तो है ही, आइडिया है फिर भी बता देता हूँ। MPPSC TSI की बात करने वाले हैं। TSI ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर, कुछ स्टेट्स में इसे AMVI भी कहा जाता है, असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। कुछ जगह इसे MVI भी कहा जाता है, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, जैसे कि बिहार में। बट स्केल दोनों की सेम होती है, फंक्शनैलिटी में थोड़ा डिफरेंस होता है। बट हम बात करने वाले हैं MPPSC वाले की। अब किसी भी एग्जाम को आपको क्रैक करना है, आप उसको प्लान कर रहे हो कि शुरू कैसे करें उसकी तैयारी, तो दो चीज आपको जानना चाहिए। एक, आपका एग्जाम का सिलेबस क्या कहता है। दूसरा, आपके एग्जाम की डिमांड क्या है। बस सिलेबस जान लेने से कुछ नहीं होगा, या फिर सिलेबस को थॉरोली पढ़ लेने से भी कुछ नहीं होगा। एग्जाम की डिमांड क्या है, मांग क्या है, हमारी मांग पूरा करो, वो आपको समझना पड़ेगा। और एक हिस्सा और होगा हमारे वीडियो का सेकंड में, जिसमें हम कोर्स की बात करने वाले हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे इसका कोर्स भी आ गया है, आप चाहो तो बाय कर सकते हो, उसकी भी बात करेंगे पर सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में जो जरूरी है आपके लिए, कोर्स जरूरी नहीं है, आपको समझना और पढ़ना जरूरी है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले सिलेबस की बात कर रहे हैं तो सिलेबस पे ही चलते हैं। एग्जाम पैटर्न आप सभी को पता भी है, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, इवन दो आपके सिलेबस आने से पहले बनाया था, कि भाई आपका एग्जाम पैटर्न कैसा हो सकता है। एग्जैक्टली आपका एग्जाम पैटर्न वही रहा है, इसमें कोई कारीगरी है नहीं, मुझे पता था। नियरली जो एग्जाम्स हुए हैं MPPSC के वैसे थे, या छत्तीसगढ़ को कॉपी करते हैं तो वहाँ का वैसे ही था, मैंने वहाँ भी बताया था आपको। तो आपका एग्जाम टोटल ये है 500 मार्क्स का। इस 500 में आपका 450 का रिटन एग्जाम होने वाला है, और आपके 50 मार्क्स के इंटरव्यू होने वाले हैं। ठीक है, इंटरव्यू में तो आप तब जाओगे जब रिटन क्वालिफाई करोगे, पर दिमाग में रख लीजिए कि अगर आपका रिटन अच्छा होता है तो इंटरव्यू में आपको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि यही सारी चीजें जो आप यहाँ पे पढ़ोगे वही चीजें इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है, कुछ अलग पूछा नहीं जाता है। तो इसकी टेंशन लेना नहीं है, वैसे भी वो बाद में आने वाला है, पहले हमको इस 450 की टेंशन लेनी है। इस 450 में से आपका 150 मार्क्स जो होगा वो आपका नॉन टेक्निकल होगा। नॉन टेक्निकल मतलब MP से रिलेटेड, सारे MP की हिस्ट्री, MP की ज्योग्राफी, MP की इकोनॉमी, मतलब सारी चीजें MP से रिलेटेड हैं, वो पार्ट 1 है इसका। इसे हम नहीं, आपके MPPSC ने ही पार्ट 1 का है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे 50 × 3, ये आपका हो जाता है 150 मार्क्स का। ध्यान रखिएगा। अब इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको पहले एग्जाम को समझना होता है। अभी आपको मार्क्स दिख रहे होंगे, अभी मैं समझाता हूं कि एग्जाम की डिमांड क्या है। कितना है 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, कितना हो गया आपका 150। एक गलत करोगे 1 मार्क्स माइनस हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखना। दूसरा है यहाँ पे 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें टेक्निकल है और एक्ट्स हैं, मतलब एकदम NH44 है आपका सिलेबस। अभी मैं दिखाता हूं, NH44 है। जितना लंबा सिलेबस MPPSC बना सकती थी उतना लंबा सिलेबस इन्होंने बनाया है। अभी दिखाता हूं आपको क्यों लंबा कह रहा हूं भाई। 1000 पेज से ज्यादा तो आपको एक्ट के PDFs पढ़ने हैं, उससे भी ज्यादा गजट की PDF हो जाएगी अगर सारे जितने एक्ट्स इन्होंने दिए हैं अगर सब डाउनलोड करके पढ़ने लग जाओ तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर लेना है, ये आपका हो जाएगा 300 मार्क्स का। 300 मार्क्स का अगर यहाँ पे भी गलती करोगे तो आपको 1 मार्क्स नेगेटिव मिलेगा एक क्वेश्चन पे। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दोगे 450 हो जाएगा। बस ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न, जिसके बारे में आप पहले से जानते हो। अब मैं ये बताया क्यों हूं आपको, ध्यान रखना, ऐसे नहीं आपको पता था पहले से, फिर भी बताया हूं क्योंकि आपको एग्जाम की डिमांड को समझना है मेरे भाई। समझना इसलिए है, आप सोच के देखो, सिलेबस दिखा दूंगा, फिर आप इसके बारे में सोचना ना तो ज्यादा डीपली सोच पाओगे। अब ये देखो, खंड अ और ब है, A और B कह लीजिए, इसमें क्या क्या आपसे पूछा जाना है ये मैंने आपको सारी चीजें बता दिया है। जो था 3 घंटे का आपका पेपर होगा, एक ही पेपर होगा, उसी पेपर में पार्ट A पार्ट B करके दिया रहेगा, अलग अलग नहीं होगा। पार्ट A हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया रहेगा, पार्ट B ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में दिया रहेगा, ये आप ध्यान रखना है। पार्ट B में आपको हिंदी लैंग्वेज नहीं मिलेगी। ये सारी बातें होपफुली आप जानते होंगे, इन सब में आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ये भी बेसिक चीजें आपको ध्यान रखना है कि 40% मिनिमम इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में आना चाहिए, मतलब
नॉन टेक्निकल में भी आपके 40 मार्क्स नहीं, 40%, मतलब 100 में 40 मार्क्स आने चाहिए आपको, ठीक है। 150 का है तो 60 मार्क्स आने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, 300 का है तो 120 मार्क्स आने चाहिए। कुछ रिलैक्सेशन भी है, कैटेगरी से हो तो 10% का रिलैक्सेशन होगा, मतलब 30% मार्क्स आने चाहिए। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैंने पहले बता दिया, और ये आपको बता ही दिया मैंने कि जो खंड अ है हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा, खंड व केवल अंग्रेजी में होगा। इन सब में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़े जा रहे हो बाद में ये का हो गया, ऐसे नहीं होना है, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके सिलेबस पे। 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है, उसका डिस्कशन तो अभी जरूरत नहीं है करने की। ये देखो क्या दिया भाई, हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, ये उसके सब टॉपिक है। मध्य प्रदेश की हिस्ट्री आपको पूरी पढ़नी है, इसमें सारी चीज दिया गया है आपको, बट यू हैव टू फिक्स्ड अबाउट द एमपी ओनली। पूरी 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 दुनिया की या पूरे इंडिया की हिस्ट्री आपको नहीं पढ़नी है। जियोग्राफी ऑफ द मध्य प्रदेश, इसमें भी केवल मध्य प्रदेश का ही पढ़ना है, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूरा नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। इसका जो थर्ड पार्ट है या थर्ड यूनिट है, ये देखिए पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश। आप कहोगे कि पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश क्या है भाई, नहीं है। देखो आप, इन्होंने स्पेसिफिकली देखो स्टेट में क्या आता है, हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना है आपको, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको, गवर्नर के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रपति के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको, चीफ मिनिस्टर और स्टेट कैबिनेट के बारे में पढ़ना है आपको, प्राइम मिनिस्टर और या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो हमारे देश के, उनके बारे में नहीं पढ़ना है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है, अर्बन, इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट के बारे में पढ़ना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ सेंटर के बारे में नहीं पढ़ना है। हालांकि सिमिलरिटी होती है काफी, बट स्टिल आपको उस सब के बारे में नहीं पढ़ना है। मतलब आपको स्टिक रहना है कि आपको एमपी का ही डिटेल जानना है। अब इकोनॉमिक्स में एमपी की इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना है, जो एग्रीकल्चर है, जो इंडस्ट्री है एमपी की, जो हेल्थ एंड स्किल्स है, ये सब मतलब टोटली आपको एमपी के बारे में ही पढ़ना है। ये एमपी के बारे में आपने पढ़ लिया तो आपका मतलब उद्धार हो जाएगा। ये डांस, सिंगिंग, गाना, बुक, साहित्य जो भी है, ये सब एमपी के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें कुछ जो आपको करंट अफेयर है वो पढ़ना है। अब इतना सारा हमने डिस्कशन किया, इसके बाद आपका सिलेबस हो जाता है खत्म। पर इसमें जानते हो इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है भैया कि इस पूरे सिलेबस से आपको केवल 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने कहा कि आप सिलेबस को समझो और एग्जाम के डिमांड को समझो। एग्जाम कहता है कि बेटा ये पूरा सिलेबस तुम पढ़ लोगे ना, बट हमको इससे केवल 50 क्वेश्चंस बनाने हैं। यहां पे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है? 5 है। मतलब आप ऑन एन एवरेज कह लीजिए तो एक यूनिट से 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाने हैं। एक यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं? आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। जरूरी नहीं कि हर यूनिट से क्वेश्चन 10 ही रहें, इन्होंने कहा नहीं, किसी से 15 कर देंगे, किसी से 7 कर देंगे, किसी से 5, किसी से 12, कुछ भी कर सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज 10। तो आपको जब आप पढ़ाई करो तो एक चीज ध्यान में रखना है कि 10 क्वेश्चन जनरली, ये मैं कह रहा हूं, ये नहीं है कि रूल है, सेट ऑफ रूल है, पर जनरली जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं या जो चीजें न्यूज में हैं उन्हीं से रिलेटेड स्टैटिक्स, जीके से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन्हीं से रिलेटेड। मान लीजिए चीफ मिनिस्टर साहब ने कुछ कांड कर दिया, कमाल कर दिया, गवर्नर ने कुछ कर दिया, किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में, किसी डिस्ट्रिक्ट में कुछ हो गया, इस टाइप की अगर चीजें न्यूज में हैं तो उनसे रिलेटेड चीजें आप पढ़ के रखो, क्योंकि एग्जामिनर के दिमाग में भी वही चीजें रहती हैं। अगर कुछ भी न्यूज में नहीं है तो आप हर टॉपिक के पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ही पढ़िए जो बड़े पॉपुलर हैं। जैसे मान लीजिए कि आप फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ रहे हो तो उसमें एमपी का कंट्रीब्यूशन पढ़ रहे हो, तो ऐसे कंट्रीब्यूशन पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट है या जो बहुत पॉपुलर हैं या जिनको बार बार कोट किया जाता है। आप फसलें पढ़ रहे हो तो जो एमपी में मेजोरिटी में फसलें उगाई जाती हैं उसके बारे में पढ़िए। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा है उसके बारे में पढ़िए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको पिक एंड चूज करके पढ़ना है। जनरली जो चीजें आपको हैं, जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं वही सबको इंपॉर्टेंट लगती है। ऐसा एग्जामिनर आपको एकदम ढूंढ ढूंढ के, यूपीएससी नहीं है ये, एकदम ढूंढ ढूंढ के आपको फेल करने के लिए पेपर बनाया जा रहा है, नहीं। जो चीजें नेट पे चल रही हैं, जो चीजें कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं,
पेपर बनाने वाला भी ज़्यादा जहमत नहीं उठाता है, वो भी जो जिस पे ऑनलाइन क्वेश्चन बने हुए हैं, जिस पे बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं, वहाँ से कॉपी पेस्ट करके काम चल जाता है। बहुत किसी का शौक है एकदम, तो भाई वो 2-4 क्वेश्चन नए बना दिया तो बना दिया, तो वो 2-4 क्वेश्चन के पीछे नहीं पढ़ना है, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन के पीछे पढ़ना है। इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि पार्ट 1 में आप फोकस करिए कि जो जरूरी चीज़ें हैं वही पढ़िए, ठीक है। नॉन जरूरी चीज़ों को मार्क करके बाहर रखिए, ठीक है। ये मैं पढ़ाने वाला भी नहीं हूँ, ठीक है। आप जहाँ से बाय करना चाहते हो कर लेना, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो भी आपसे ये नहीं कहूँगा कि मेरा ही बाय करो। आप जहाँ से बाय करना चाहते हो वहाँ से कर सकते हो, चाहो तो मेरा कोर्स भी बाय कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड चीज़, सेकेंड में भी ऐसा ही है। मैं इसमें आगे बढ़ूँ उससे पहले बता दूँ, इसका सिलेबस उसका 4 गुना है। आपका जो पार्ट ये है उससे इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल यहाँ से भी 100 क्वेश्चन ही पूछे जाने हैं, और वो 100 क्वेश्चन में कुछ टॉपिक बहुत पॉपुलर है सॉरी, जिनके क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, ऑनलाइन बुक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। जैसे आईसी इंजन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है सारे एग्जाम में। थर्मोडायनेमिक बहुत पूछा जाता है, तो वहाँ से क्वेश्चन आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पे दिया भी गया है, यही वो ये एकदम कॉमन सिलेबस है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जो आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। जो हमारा कोर्स है उसमें डिटेल में कराया भी गया है, बस डिफरेंस ये होगा कि जो यहाँ पे पावर साइकिल है, जैसे ऑटो साइकिल है, डीजल साइकिल है, ड्यूअल साइकिल है, ये आईसी इंजन का हिस्सा होता है जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जो आईसी इंजन होता है कंप्रेशन और स्पार्क इग्निशन वो इन्हीं पे चलता है, इसलिए इसको वहाँ पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक बात। बाकी अगर आपको कोई बुक लेके पढ़ना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो बुक आपको अच्छी लगे पढ़ लीजिए। कोशिश करिए कि वी जनरेशन आईसी इंजन के लिए लीजिए, उसमें लास्ट में एमसीक्यूज भी दिए गए हैं, वो आप कर लीजिए। एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनके बहुत जगह पूछे जाते हैं, वो कर लीजिए। वैसे ही अगर ये आप पढ़ना चाहते हो तो पीके नाग बहुत पॉपुलर बुक है, वो ले लीजिए। बुक नहीं लेना है तो ऑब्वियसली मेरा कोर्स लोगे तो वहां पे मटेरियल है, किसी का भी कोर्स लीजिए। मैं जनरली ये रिकमेंड करता हूं कि फिर उसमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं मांगते हैं। तो चाहे आप मेरा कोर्स लीजिए, चाहे किसी का कोर्स लीजिए, थोड़ा भरोसा करके लीजिए कि जो मटेरियल वहाँ पे आपको कराया जा रहा है बस वही करिए, स्टिक टू द पॉइंट। मेरा रिव्यू लेना है तो जीपीएससी के बच्चे आपके ग्रुप में होंगे, अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, इससे पहले भी हुआ था, अभी जीपीएससी का भी कुछ टाइम पहले हुआ है, 4-5 महीने पहले। आप वहाँ पे रिव्यू ले सकते हो कि कैसा पढ़ाया गया है, क्या कर लोगे। इवन दो आपको डाउट भी नहीं होगा। कोर्स में रिकॉर्डेड वीडियोस आएंगे, लाइव में करता नहीं हूँ, कुछ रिकॉर्डेड हैं, अपलोडेड हैं, कुछ नए रिकॉर्ड करके अपलोड किए जाएंगे। लाइव लेक्चर में नहीं करता हूँ, रिकॉर्डेड ही रहेंगे। अगर आप लेना होगा तो देख लेना, कुछ फ्री लेक्चर्स होंगे आप देख सकते हो, कुछ लेक्चर अभी लॉक होंगे, वो सिक्वेंसली ओपन हो जाएंगे। हीट ट्रांसफर और ये है, बड़ा स्पेसिफिक सिलेबस दिया गया है, आपको भी बहुत स्पेसिफिक रहना है, स्ट्रिक्ट रहना है। कुछ नॉर्मल है, जैसे कंडक्शन में सब कुछ दे दिया तो आपको सारा पढ़ लेना है। कंडक्शन क्या प्रॉब्लम है, मोड ऑफ हीट में तीनों आते हैं तो तीनों पढ़ लेने हैं बेसिक, क्या प्रॉब्लम है। तो वो सोच के आपको कराया भी गया है, एमसीक्यूज भी कराए गए हैं, पीवाईक्यूज भी कराए गए हैं, वो सब चीजें हैं। अगर आप कोर्स में हो तो, नहीं हो तब कहां से पढ़े भाई। तो हीट ट्रांसफर और आरएसी के लिए मैं कहूंगा कि अगर एकदम शुरू से पढ़ना, वैसे तो इतना टाइम है नहीं, कोई भी बुक ले सकते हो हीट ट्रांसफर के लिए। वैसे हीट ट्रांसफर के लिए भी पीके नाग ही जनरली मैं भी रिकमेंड करता हूं, क्योंकि आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छी बुक है। और आपके रेफ्रिजरेशन के लिए अरोरा साहब की बुक आती है, बट अगेन वो सब सारी ये रेफरेंस बुक हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि कितना पढ़ना है। बट अगेन इन सारे बुक से ज़्यादा अच्छा होगा कि आप कोई भी बुक ले लीजिए जिसमें पीवाईक्यूज दिए गए हैं, उनको सॉल्व कर लीजिए, दैट इज़ बेटर। और इसमें मैं रिकमेंड करता हूँ वाईसीटी की बुक आती है, आप वो सॉल्व कर लीजिए, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आपको कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। कोर्स भी ले लोगे आप मेरा तो भी उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। सेम चीज़ आपका ऑटोमोबाइल में है, ऑटोमोबाइल की बुक की स्कैरेसिटी है, या बुक जो हैं वो क्लास 3 लेवल की बुक्स हैं, मतलब क्लास 3 लेवल के क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं, इंजीनियरिंग लेवल के नहीं दिए गए हैं, क्योंकि रेलवे और कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है तो उसके हिसाब से बनाए गए हैं। तो इसके बुक का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर मेरा कोर्स नहीं ले रहे हो तो आप यूट्यूब पे मैंने कराए हुए हैं लेक्चर्स, वो देख लीजिए। कोर्स ले रहे हो तब तो कोई बात नहीं, वहाँ पे ये सारे जो पूरा सिलेबस आपको एज इट इज मिल जाएगा। कुछ चीज़ें इसमें की बची हैं वो आपको करवा दिया जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यहां तक के सिलेबस में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जो सारा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है वो यहां से स्टार्ट होता है। अब देखो यहां पे एक एक लाइन जो है ना वो पूरा गजट दिया गया है। वो 40-40, 50-50, 100-100 पेज, 200-200 पेज है वो। ऐसे जैसे आपका एमपीपीएससी का जो रूल है, ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन जो है, वो 200-250 पेज का होगा, आई होप सो। ठीक है, मतलब जितने भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं उतने पेज के होते ही हैं। मोटर व्हीकल एक्ट दिया हुआ है, सीएमबीआर दिया हुआ है, 300-400 पेज का है। फिर दुनिया भर के एक्ट दिए गए हैं, केवल यही नहीं है। देखो ये तो क्या है, एक्ट का हिस्सा है। एक बार आप एक्ट पढ़ लोगे तो इनको सेपरेटली पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि ये जो चीजें यहां पे मेंशन किया गया है वो ऑलरेडी एक्ट में पढ़ लोगे। आप कहोगे कि फिर दो जगह क्यों मेंशन है? दो जगह मेंशन होता है, ये जनरलाइज टर्म में मेंशन है, ये लॉ के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां पे जनरल फंडामेंटल क्वेश्चन या थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। तो जब आप ये पढ़ोगे और कोई डिटेल में पढ़ा रहा है तो वहां पे इन सब चीजों का बेसिक, एक कहते हैं ना कि कोई टॉपिक लॉ का पढ़ाया जा रहा है तो पहले बैकग्राउंड उसका, तो ये बैकग्राउंड वाला पोर्शन है। लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, ट्रैफिक रूल्स, व्हीकल फिटनेस, ऑफेंस कैटेगरी, ये सब चीजें मोटर व्हीकल एक्ट में कराएगी। मतलब सब चीजें मोटर व्हीकल एक्ट के चैप्टर वाइज में है ही। जब आप पढ़ोगे तो ये चीजें, तो इसको आपको सेपरेटली पढ़ने की जरूरत नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ोगे उसमें सब एकोमोडेट हो जाता है। आप चाहे मुझसे पढ़ो, चाहे खुद से पढ़ो, चाहे किसी तीसरे से पढ़ो, बहुत ज्यादा आपको इधर उधर दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे देखो आप, मोटर व्हीकल एक्ट 2019 का अमेंडमेंट, वो मेजर अमेंडमेंट है, इन्होंने लिख दिया। नहीं भी लिखा होता, अगर ये मोटर व्हीकल एक्ट लिखते तो भी आपको अमेंडमेंट के साथ ही पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो अमेंडमेंट होता है वो बेसिकली एक्ट का हिस्सा हो जाता है। जिस भी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ वो एक्ट का हिस्सा हो गया। फिर फर्दर इन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 डाल ही दिया है। तो ये जो 2019 है ये उसका हिस्सा ही है। 2019 में, 21 में, 22 में, 23 में, इनमें कंटिन्यूअस 24, 25 में भी इनमें कंटिन्यूअस अमेंडमेंट होते रहते हैं। बहुत फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट होते हैं, पर सारे अमेंडमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेन जो जरूरी है वो पढ़ने हैं, ठीक है। फिर एक कैरेज रोड एक्ट 2007, ये देखो सारे एक्ट हैं। द रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक्ट 1950, ये सब डाउनलोड करोगे तो आपको पता चलेगा कितने कितने पेज के हैं। फिर ये भी एक एक्ट है, द कंट्रोल ऑफ द नेशनल हाईवे। ये सारे एक्ट हैं, सारे आपको कराए जाएंगे कोर्स में। बट अगेन कीप इन माइंड कि आपको किसमें से कितना पढ़ना है। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट है, इन सारे एक्ट का वो बेस समझ लीजिए, क्या है वो बेस है। मोटर व्हीकल एक्ट आपको सबसे पहले पढ़ना है, थोड़ा डिटेल में पढ़ लोगे आप ये सारे एक्ट को, आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि ये हैं क्यों। क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट जो है यही उसका बेस है आपके सारे एक्ट का। जो भी रोड सेफ्टी से रिलेटेड एक्ट है, या रोड रेगुलेशन से रिलेटेड एक्ट है, या फिर व्हीकल रेगुलेशन से रिलेटेड एक्ट है, सब उसके हिस्सा है, ठीक है। फिर है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। फिर है रोड सेफ्टी बोर्ड रूल 2021। ये सारे रूल्स हैं और एक्ट्स हैं। मतलब ये जो पूरा पॉइंट है, ये पूरा पॉइंट अपने आप में 1000 पेज का हो जाएगा जब डाउनलोड करके आपको देखोगे, 1 बाय 1 डाउनलोड करके आप देखोगे तो। फिर आपको एमपी का पढ़ना है, मध्य प्रदेश का रूल्स पढ़ना है आपको। फिर टैक्सेशन भी पढ़ना है आपको। फिर ये नॉर्म्स है। इसके अलावा यहां पे भी आपको दिए गए हैं, इस वाले पोर्शन में आप यहां पे देखो, यहां पे भी एक्ट्स दिए गए हैं आपको। क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। फिर आपका है सीआरटी इन गाइडलाइन, ये भी गाइडलाइंस है अगेन। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, ये भी आपको पढ़ना है। फिर ऑटो सिक्योरिटी, ऑटोमेटिव साइबर सिक्योरिटी, ये भी आपको पढ़ना है। फिर डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी आपको पढ़ना है। तो अगेन इसमें भी कुछ एक्ट्स दिए गए हैं, ऊपर कुछ एक्ट्स दिए गए हैं, कुछ रूल्स दिए गए हैं। ये थोड़े आपको पिक करने पड़ेंगे उसमें से। एक्ट पिक नहीं करने हैं, एक्ट तो सारे ही पढ़ने हैं आपको। एक्ट में कौन सा सेक्शन, उसके सब सेक्शंस कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन सा आपको ध्यान रखना है, कौन सा आपको छोड़ना है। उसी तरीके से जो रूल्स हैं, उस रूल्स में से कौन से रूल्स इंपॉर्टेंट हैं, उनका कौन सा सब रूल इंपॉर्टेंट है, उसका क्लॉज कौन सा इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चंस वहां से बनेंगे। क्योंकि इन टॉपिक पे आप सर्च करोगे तो आपको क्वेश्चन एमसीक्यूज भी बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो एक स्ट्रगल और रहेगा कि भाई पढ़ तो लिया, पर एमसीक्यू किस टाइप के बनेंगे, ऑप्शन किस टाइप के रह सकते हैं। ये सारी चीजें मतलब थोड़ा इसमें स्ट्रगल है। अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तब, अगर आप कोर्स लेके पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली वो आपका आपके हिस्से वाला स्ट्रगल उसको ट्रांसफर हो जाता है, तो वो देखेगा कैसे आपको करवाना है।
आपको ब्लाइंडली भरोसा करके उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये चीजें, अब ये अगर आपको खुद से पढ़ना है तो इन सब का आपको गजट कॉपी मिल जाएगी, ठीक है। सरकार की गजट कॉपी होती है, आप उसको प्रिंट करिए और पढ़ लीजिए। चाहे सॉफ्ट कॉपी में पढ़ना चाहते हैं तो सॉफ्ट कॉपी में पढ़ लीजिए, खुद से पढ़ना चाहते हैं इसके लिए कोई बुक बाय करने की जरूरत नहीं है, ना ही बुक आती है। एमसीक्यूज अगेन नेट पे सर्च करिए, कुछ एमसीक्यूज मिल जाएंगे, कुछ एमसीक्यूज आपको खुद सोच लेना है कि भाई इस टॉपिक से कैसे एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं। अगेन आपको ध्यान में रख के पढ़ना है कि इन सारे टॉपिक से, इतने सारे टॉपिक, इतने सारे एक्ट्स और रूल्स हैं, इन सभी से 100 क्वेश्चन ही पूछे जाने हैं, इंक्लूडिंग ये सारी चीजें। आईटी का भी इसमें पोर्शन है। आपको आईटी मतलब कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में, कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जो डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं उनको, कुछ इंटरनेट टूल्स के बारे में, इनके बारे में भी पढ़ना है। इन सबसे अगेन 100 क्वेश्चंस ही पूछे जाने हैं। ऑटोमोबाइल का सिलेबस इतना लंबा दिया गया है, थर्मल का सिलेबस इतना लंबा दिया हुआ है, इन सब से सब मिला के आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो अगेन यही समझना है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना डीप में पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। और प्लान करके पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो तो हमारा कोर्स है, आप बाय कर सकते हो। आज है 15 अगस्त, तो 15 अगस्त में आपको कोर्स में डिडक्शन मिल जाएगा। मनु एकेडमी लाइव सर्च कर लीजिए, कोर्स में चले जाइए। मैं रिकमेंड करूंगा कि मनु एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अभी आप कोर्स बाय करोगे तो 20 अगस्त तक ये कोर्स केवल और केवल आपके ऐप में ही चलेगा, आपके वेब में नहीं चलेगा। उसके बाद ये आपके वेब में भी चलने लग जाएगा। पर मैं फिर से कह रहा हूँ, वेब में कभी कभी थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो ज़्यादा रिलायबल रहेगा आपके लिए एप्लीकेशन, क्योंकि ये उसी के लिए बनाया गया है। ये आपका कोर्स है MPPSC TSI बैच, ठीक है। ये कोर्स है, कोर्स का प्राइस यहाँ पे आपको 3914 अभी के लिए पे करना है ना, अभी के लिए। आज 15 अगस्त है, बाय कर लीजिए, कल इसका प्राइस बढ़ जाएगा। अभी इसमें 700 ऑफ है, कल कितना ऑफ रहेगा आई डोंट नो। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती नहीं है, बहुत ज़्यादा बच्चे तो नहीं, कुछ ही बच्चे रिपीटिवली मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर कराइए कराइए। इवन पब्लिक प्लेटफॉर्म है मेरा टेलीग्राम चैनल, उस पर कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है कराते हैं, हमें भी वो है कि कितने हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं नहीं इसमें, इसलिए इस वजह से थोड़ा सा इशू होता है। लोग लॉन्च करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको एफर्ट तो पूरा ही डालना होता है, चाहे स्टूडेंट कम हो चाहे ज़्यादा हो, तो फाइनेंशियली वो सस्टेनेबल नहीं होता है। पर यहाँ पे सस्टेन इसलिए कर जाता है क्योंकि मैं ही पढ़ाऊँगा आपको, मैं ही पढ़ाऊँगा, तो चाहे कम मिले चाहे ज़्यादा मिले चल जाता है। अगर पढ़वाना पड़ता है तो जाके प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। पर ज़्यादा लोग होंगे तो ऑब्वियसली सोचा जा सकता है, पर कम लोग रहेंगे तो ऑब्वियसली हाथ पांव मार के जैसा भी करके मुझे ही पढ़ाना पड़ेगा। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये कोर्स है, बाय कर लीजिए आप। और थोड़ा कोशिश करिए कि दूसरे लोगों को भी शेयर करिए, तो थोड़ी स्ट्रेंथ मिल जाएगी, जो कि फाइनेंशियली सस्टेनेबल हो जाएगा। कुछ टॉपिक इसमें फ्री दिए गए होंगे, आप एक बार देख लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है भाई देख लीजिए, सेटिस्फाई हो जाइए। आपको लगता है बाय करना है तो ही बाय करिए, फिर वो आगे पीछे वाला नहीं रहे, नहीं, क्योंकि आपके करियर की बात है। मेरे कोर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका करियर है। मैं कभी भी कन्विंस करके किसी को अपना कोर्स नहीं बेचता हूँ कि नहीं नहीं बाय कर लो यहीं से आएगा, ये सब मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने जितना पढ़ाया है, जितने एग्जाम्स अब तक हुए हैं, फॉर्चुनेटली मान लीजिए, किस्मत मान लीजिए, या फिर मेहनत मान लीजिए, जो भी मानना है आपको, मेरी और स्टूडेंट्स की, कि जनरली बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करके आते हैं, बहुत अच्छा। अभी BPSC के एग्जाम्स हुए हैं, एक्ट में आउट ऑफ 100 स्टूडेंट 80-85 मार्क्स लेके आ रहे हैं, जो कि इतना लेंथी सिलेबस होता है, ढेर सारी चीज़ें याद करनी होती है, बट स्टिल सेम चीज़ आपके टेक्निकल में भी है। बट ऑब्वियसली कोर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी पढ़ाई। केवल कोर्स लेके सो गए आराम से और सपने आएंगे, सपने में पूरा कोर्स चलेगा, हमको याद हो जाएगा, फिर सपने आएंगे कि वर्दी पहन लिया है, फिर सपने आएंगे कि स्क्वाड बन के घूम रहे हैं रोड पे, तो फिर नींद भी खुलेगी और सपना टूटेगा भी नहीं। तो पढ़ना आपको ही है, चाहे कोर्स से पढ़ो, चाहे खुद से पढ़ो, चाहे किसी तीसरे से पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, पर पढ़ना आपको है। और फिर से एक बार रिमाइंड कर देता हूं कि ये कोर्स का प्राइस कल बढ़ जाएगा। और फिर आपसे एक रिक्वेस्ट, और आप ये मत कहना कि सर एक दिन पहले कम पैसे का था आज ज़्यादा का क्यों हो गया।
क्योंकि उन सब चीज़ों का जवाब मैं नहीं दे पाता हूँ। मेरा एक सेट रूल होता है कि जिस दिन कोर्स लॉन्च होता है उसी दिन 500 रुपीज़ का, मात्र 500 रुपीज़ का डिस्काउंट रहता है। पर आज 15 अगस्त है तो 500 की जगह पे 700 का डिस्काउंट है इस कोर्स में। कोर्स का प्राइस 4500 है, पर अभी आपको ये 39 में पड़ेगा 700 का जो डिस्काउंट है। उसके बाद तो बाय कर लीजिए और कोर्स व्यू करना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ चीज़ें अभी से आपको वहाँ पे मिल जाएंगी देखने के लिए। कुछ पे रिस्ट्रिक्शंस है, वो धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस हट जाएंगे। 20 अगस्त के बाद चीज़ें स्मूथ लाइन हो जाएंगी, ठीक है। पर आप फ्री नहीं रहोगे तब तक, तो आपको इतने सारी चीज़ें वहाँ पे हैं कि तब तक आप वो भी नहीं देख पाओगे, ठीक है। बाकी सिक्वेंसली धीरे धीरे कोर्स आपको बढ़ते जाएंगे, अपलोड होते जाएंगे, अनलॉक होते जाएंगे। फिर टेस्ट शुरू हो जाएगा आपका। टेस्ट पहले बता दूंगा कि इसका टेस्ट है टॉपिक वाइज, फिर सब्जेक्ट वाइज, इस तरीके से, फिर मिक्स टेस्ट, ये सारे होते जाएंगे। और तब तक लगे रहना है जब तक एग्जाम ना हो जाए। एक बात और, कोस्ट का जो कोर्स की वैलिडिटी है वो मैंने 1 ईयर इंटेंसली इसीलिए रखा है क्योंकि ये कोर्स आपके जो 50 मार्क्स का इंटरव्यू है उसमें भी हेल्प करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का से मेरा एक्सपीरियंस है कि वो कोर्स एक्सपायर हो जाता है। अगर मैं कम दिनों का रखता हूँ तो कहते हैं कम दिनों का रख लो, थोड़ा कम पैसे लो, फिर एक्सपायर हो जाता है। हालांकि इसमें इतना ज़्यादा पढ़ाना है कि उस चीज़ का स्कोप था नहीं। फिर कहते हैं इंटरव्यू आया है, अब क्या करें, दोबारा बाय करें। तो इस वजह से मैंने 1 ईयर ही रख दिया है। और इसकी वैलिडिटी कम भी रहती तो भी पैसा कम नहीं रहता, उतना ही रहता है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा सिलेबस पढ़ाना है। और केवल सिलेबस नहीं पढ़ाना है, इसमें इतना नया सिलेबस पढ़ाना है कि उसके एमसीक्यूज खुद ही बनाने पड़ते हैं। एमसीक्यूज बनाते टाइम सोचना पड़ता है कि ऑप्शन कितना कॉम्पिटिटिव रखूँ, ऑप्शन कैसे बनाएं, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, किस टाइप के क्वेश्चन बनाएं, क्वेश्चन जो एमसीक्यूज है उसमें वेरिएशन कैसे लाएं। तो वो सारी चीज़ें मेहनत करके करनी पड़ती है ना। उसमें टाइम भी जाता है, एनर्जी भी जाती है, रिसोर्सेज भी जाते हैं, बनवाना पड़ता है। सारी चीज़ें तो बना नहीं सकते, बनवाना भी पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।